बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ पर्वत प्रदेश में पावस सुमित्रानंदन पंत का पाठ है, जिसका कि एक अनुच्छेद मैं आपको करा चुकी हूँ और आगे का मुझे कराना है। पहले अनुच्छेद में कवि ने पर्वतीय प्रदेश में पावस ऋतु को देखते हुए कहा है कि ये प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है। इसका स्वरूप जो है वो प्रतिपल परिवर्तित होता रहता है। मेखलाकार पर्वत अपार, जो करधनी के आकार के विशाल पर्वत हैं, वो ऐसा लगता है जैसे नीचे जल में, तालाब के जल में अपने विशाल स्वरूप को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। और जिसके चरणों में पलाताल, उसने कहा कि अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अपनी हजारों हजारों पुष्प रूपी आंखों को फाड़ फाड़ कर अपने निज महाकार को, अपने विशाल आकार को नीचे पैरों के पास तले पले हुए ताल के स्वच्छ जल में, दर्पण के समान जो जल है, स्वच्छ जल में स्वयं को निहार रहा है। यानी पर्वतीय क्षेत्र में परिवर्तित होने वाले प्राकृतिक स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, उसका स्वरूप यहाँ पर कवि ने अपने शब्दों में दिखाया है, जिसका कि मैंने काव्य सौंदर्य भी आपको साथ ही साथ बताया था कि पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित, प्रकृति वेश में अनुप्रास अलंकार, पल पल परिवर्त और बार बार में पुनरुक्त प्रकाश, दीर्घ सुमन में रूपक अलंकार, दर्पण सा फैला में है विशाल में उपमा अलंकार। फिर भाषा बताया था कि खड़ी बोली तत्सम युक्त भाषा है, मानवीकरण किया गया है। ये सब मैंने आपको बताया था, जिसको मैंने संक्षेप में बिल्कुल दोहराया है। तो अब मैं अगले अनुच्छेद को पढ़ाने चल रही हूँ। गिरिका गौरव गाकर झरझर, गिरिका गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, हैं झांक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो अब यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए कवि जब वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम स्वरूप देख रहा है, उसका वर्णन कर रहा है, तो कहता है कि गिरिका गौरव गाकर झरझर। अब पर्वतों से, पहाड़ों से जो झरने निकल रहे हैं, उन झरनों को देखकर कवि कहता है कि गिरिका गौरव, गिरि मतलब पर्वत, गौरव का मतलब यश गाथा। गिरिका गौरव गाकर झरझर, यानी पहाड़ों का जो यशोगान है, वो कर झरने जो हैं, वो झरझर की आवाज़ के साथ जो झरने झर रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों का यशोगान कर रहे हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, और उन झरनों की आवाज़ ऐसा लगता है कि जैसे वातावरण को पूरा मतवाला बना दे रही है, और कानों में जब पड़ती है तो नस नस उत्तेजित कर। झरनों के गिरने की जो आवाज़ें हैं, उन आवाज़ों को यदि देखा जाए तो वो आवाज़ें कैसी हैं? मद में नस नस उत्तेजित कर, ऐसी मतवाली कर देने वाली आवाज़ें हैं, लगता है जिससे सारी नसें जो हैं उत्तेजित हो गई हों। अर्थात उत्तेजना, व्यक्ति के भीतर एक उत्तेजना आ जाती है। झरनों के गिरने की आवाज़ें वो आवाज़ें नहीं है, बल्कि क्या है? पर्वतों का यशगान कर रही हैं। मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब पर्वतीय प्रदेश में वर्षा ऋतु के प्राकृतिक सौंदर्य का मनोरम दृश्य खींचते हुए कवि कहता है कि पहाड़ों से झरझर करके गिरने वाले ये जो झरने हैं, झरने देखकर लगता है
कि मानो पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इनका झाग जो है वो कैसे है कि मद में मतवाला कर कर जैसे नस नस को उत्तेजना दे देने वाला हो, और मोती की लड़ियों से सुंदर। और उसके जब पानी को बहुत ऊंचाई से गिराया जाता है तो पानी हवा के साथ उसके जो कण हैं, जल कण जो हैं वो बिखरते हैं। तो कैसे लगते हैं हवा के साथ चारों ओर बिखरते हुए, जब पर्वत के चट्टानों से टकराते हुए इधर उधर बिखरते हैं तो लगता है कि वो पानी के जल कण नहीं है बल्कि क्या है, मोती के कण हैं। और मोती, जैसे मोती की लड़ियां होती हैं, यदि मोती की माला अगर टूट करके फर्श पर गिर जाए तो वो पूरी उछल करके ऐसी छिटक जाती है, चारों ओर उछलती रहती है। ठीक वैसे ही ऊंचाई से गिरने वाले जो झरने हैं उसकी जलराशि जब पहाड़ों की हवा के माध्यम से पहाड़ों की चट्टानों से टकराती हैं तो उनसे उठने वाली जो मोतियों के समान जलकण राशि है वो कैसी प्रतीत होती है, जैसे कि वो मोती की लड़ियां हो। झरते हैं झाग भरे निर्झर, और ऊंचाई से गिरने के कारण झाग, निर्झर मतलब झरने, तो झरते हैं झाग भरे निर्झर। और जब बहुत ऊंचाई से झरने गिरते हैं तो कैसा कैसा लगता है, जैसे वो झरने क्या है, पानी नहीं है, झाग है, दूध का झाग, सफेद जल का झाग। तो पानी नहीं लगते, झाग सा प्रतीत होता है। झरते हैं झाग भरे निर्झर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। तो निर्झर यानी झरने जो झर रहे हैं, ऊंचाई से पानी जिनका गिर रहा है वो कैसे लगते हैं, जल नहीं लगते बल्कि लगता है झाग युक्त जल हो, झाग पानी का गिर रहा हो। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, गिरिवर तो पर्वत हुआ ही, उर मतलब हृदय। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, तो गिरिवर के उर से पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर। अब पहाड़ों पर दृश्य क्या है कि पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे विशाल वृक्ष जो हैं वो उगे हुए हैं, जिनको देखकर लग रहा है दूर से कि जैसे वो पहाड़ों के हृदय से निकली हुई वृक्ष नहीं है, बल्कि पहाड़ों के हृदय की जो इच्छाएं हैं, ऊंची ऊंची बलवती इच्छाएं हैं, वो पहाड़ों पेड़ों का रूप लेकर के जैसे वो ऊंचाई पर शिखर पर पहुंच गई हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। अब तरवर मतलब वृक्ष। अब पहाड़ों पर जो वृक्ष उगे हैं उन वृक्षों को जब ऊंचाई से देखा जाता है तो क्या लगता है, वृक्ष को देखकर क्या लगता है कि पहाड़ों के हृदय से, पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे पहाड़ों के हृदय से निकलने वाली ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं। अब इच्छाएं मनुष्य की होती हैं, तो यहाँ भी पूरे दृश्य का मानवीकरण किया गया है। मानवीकरण अलंकार के माध्यम से पहाड़ों को, झरनों को सब निर्वर, पहाड़ों को, झरनों को, सबको मनुष्य मान लिया गया है। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरवर। तो कहा कि वो कैसा लगता है, जैसे वो पहाड़ों की ऊंची ऊंची इच्छाएं हों और वृक्ष का रूप धारण करके शिखर तक दिखाई पड़ रही हों। यानी जैसे मनुष्य की इच्छाएं होती हैं वैसे पहाड़ों की वो इच्छाएं हैं जो वृक्षों का रूप लेकर के उसके हृदय से निकलकर ऊंची ऊंची शिखर तक पहुंच गई हैं झांक रहे नीरो नभ पर। और कैसा लग रहा है, वो इच्छाएं कैसी हैं, उनका भी मानवीकरण किया गया है। झांक रहे, जैसे वो झांक रहे हो, कहाँ,
शांत निर्मल आकाश में, नीरो मतलब शांत, हैं झांक रहे नीरो नभ पर, हैं झांक रहे नीरो नभ पर, तो कहा है कि हैं झांक रहे नीरो नभ पर, और वो कैसे कर रहे हैं, वो ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं, पर्वत की श्रृंखलाओं से निकली हुई ऊंची ऊंची छाएं हैं, जो वृक्ष का रूप धारण कर शिखर तक पहुंच गई हैं, और ऐसा लग रहा है जैसे वो शांत आकाश को झांक रहे हैं। कैसे, अनिमेष, मुझे लग रहा है कि ऊपर लिखना चाहिए मुझे, एकटक, अटल, स्थिर, अनिमेष अटल, कुछ चिंता पर, चिंता पर मतलब चिंतित, चिंतित, तो इन्होंने कहा कि कैसे हैं झांक रहे नीरो नभ पर, अनिमेष अटल, पर कुछ चिंता पर, कुछ चिंता पर। इन्होंने कहा कि क्या लग रहा है कि जैसे ये ऊंची ऊंची आकांक्षाएं मानव का रूप धारण करके शिखर तक उठ करके शांत आकाश को निरंतर देख रहे हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं, अनिमेष, एकटक देख रहे हैं, स्थिर होकर देख रहे हैं, लेकिन उन्हें देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो कुछ चिंतित हो, जैसे वे कुछ चिंतित हों। अनिमेष अटल, पर कुछ चिंता पर, बिल्कुल एकटक निहार रहे हो, स्थिर निहार रहे हो, लेकिन कुछ चिंतित से प्रतीत होते हैं। यानी वो आकांक्षाएं जिस मनुष्य की हैं, पर्वत की ऊंची ऊंची इच्छाएं जो हैं, वो एकटक पर्वत पहाड़ आकाश को देख रही हैं, मगर उन्हें देखने में ऐसा लग रहा कभी अभी वो कुछ चिंतित हैं। तो यहाँ पूरे पर्वतीय क्षेत्र का मानवीकरण करके कवि ने ये माना है कि प्राकृतिक दृश्य जो है वो व्यक्ति को उत्तेजित कर निरंतर मन को मतवाला कर दे रही है, पूरे नस नस को उत्तेजना दे करके निरंतर मतवाला कर दे रही है, और उसके जल से छिटकने वाली जो जलकण हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे मोती की लड़ियां बिखर गई हों, और झरनों से निकलने वाला जल जो है वो जल न प्रतीत होगा, ऐसा लगता है झाग हो, पूरा वो जल का झाग हो, श्वेत दूध की तरह झाग हो। फिर उन्होंने कहा गिरिवर के उठ से, हृदय, पहाड़ों के हृदय से उठने वाले जो वृक्ष हैं, पहाड़ों पर जो ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे वृक्ष हैं, वो वृक्ष नहीं लगते, बल्कि ऐसे लगते हैं कि जैसे पहाड़ों के हृदय की ऊंची ऊंची इच्छाएं हैं, जो शिखर तक पहुंच करके बिल्कुल आकाश को, नीरव और शांत आकाश को ऐसे छू रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं कि जैसे एकटक निहारते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु कुछ चिंतित प्रतीत होते हैं। निहारते प्रतीत होते हैं परंतु कुछ चिंतित प्रतीत होते हैं। तो ये यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य का सुंदर वर्णन किया गया है। तो मैं अब इसके बाद काव्य सौंदर्य बता दूं आपको। मैं इसको रब कर देती हूँ, इसकी आवश्यकता आपको सिर्फ समझने के लिए थी।
चलिए, काव्य सौंदर्य बताती हूँ। सबसे पहले पर्वतीय क्षेत्र का मनोरम वर्णन, फिर तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली, फिर गिर का गौरव, झरते हैं झाग, झरते हैं झाग, पुर से उठ उठकर, पुर से उठ उठकर, और नीरो नप्पर, नीरो नप्पर, अनिमेष अटल, ये सारा का सारा जो है वो देखिए एक ही शब्द की वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास है। सब इतना सारा अनुप्रास का उदाहरण इसमें है। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार है। फिर देखिए पुनरुक्त प्रकाश भी कई जगह दिखाई पड़ रहा। झर झर, झर झर में उठ उठ कर, झर झर उठ उठ, नस नस। पुनरुक्त प्रकाश का मतलब ये होता है कि भाव को गंभीर पूर्वक जोर देकर जो चीज कही जाए उसके लिए प्रयोग किया जाता है। फिर देखिए इसमें हो गया पुनरुक्त प्रकाश, पुनरुक्त प्रकाश, कितने सारे अलंकार हैं देखिए इसमें। फिर और देखिए मोती की लड़ियों से सुंदर, मोती की लड़ियों से सुंदर, और उच्च आकांक्षाओं से तरवर। उच्चाकांक्षाओं से तरवर, इस दोनों में उपमा अलंकार। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए से के माध्यम से तुलना की गई है, से के माध्यम से तुलना की गई है। फिर देखिए भाषा तुकांत युक्त,
फिर देखिए नीचे आपको दिखाई देगा कि नहीं, मुझे लग रहा दिखाई नहीं देगा आपको। लिख रहा है अभी तो। फिर है पर्वतीय झरने, पर्वतीय झरने वृक्षों का मानवीकरण किया गया है। तो ये हुआ पर्वतीय क्षेत्र के हिस्से का काव्य सौंदर्य, जिसमें कवि जो है पर्वतीय क्षेत्र के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो कुल मिलाकर कवि ने पर्वतीय क्षेत्र का ऐसा सुंदर मानवीकरण किया गया है कि पर्वतीय क्षेत्र उन्हें ये प्रतीत ही नहीं होता कि वो पहाड़, झरने, वृक्ष, तालाब, फूल आदि हैं, बल्कि ये लगता है फूलों की आंखें हैं, तो बड़े बड़े विशाल वृक्ष उसकी आकांक्षाएं हैं, उसका स्वरूप है। आकाशमंडल को शांत दिखाया है। तो सारी चीज़ों को, चाहे आकाश हो, चाहे वृक्ष हो, चाहे पर्वत हो, चाहे झरने हो, झरने यशगान कर रहे हैं। यशगान मनुष्य करता है, झरने पहाड़ों का यशगान कर रहे हैं। यशगान ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उसकी गौरव गाथा वो पूरे विश्व को, पूरे दुनिया को सुनाना चाहते हो। तो पहाड़ों के सौंदर्य का, प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कवि ने इस तरह से मानवीकरण किया है। ये उनकी सहज अनुभूति है, क्योंकि पहाड़ों के हृदय में वो जन्मे थे, तो उनको पहाड़ों के प्रति जो लगाव था वो उसका मानवीकरण होने का प्रमाण है कि पहाड़ों के प्रति जो उनका लगाव था उसी ने उनके हृदय में वो मनुष्य मानकर उसे देखा है कि पहाड़ है ही नहीं, ये जीवित सजीव पहाड़ है जो हमारे बीच रहते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्धन करते हैं, बड़ा कर देते हैं उसको, और हमारे भीतर नस नस को उत्तेजित कर, उसके सौंदर्य से हमारा नस नस उत्तेजित हो जाता है। आप कभी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाइए तो आपको लगेगा कुछ पल के लिए कि हम कहीं दूर स्वर्ग वाले स्थान में आ गए हैं। शांति, चारों ओर चिड़ियों के चहचहाहट, हरे भरे वृक्ष, पहाड़ों और नदियों की स्वच्छ पहाड़ों से गिरने वाली स्वच्छ नदियाँ, तेज प्रवाह वाली, ऐसा लगता है जैसे हृदय के तार तार को झंकृत कर देती हूँ। तो ये सौंदर्य वर्णन एक कवि हृदय को यदि महसूस होगा, कवि हृदय उसे छुएगा तो या पाएगा, तो वो उसे कैसे अनुभूत नहीं होगा। हमारा और आपका जो साधारण हृदय है, यदि कविता को पढ़कर हम झंकृत हो सकते हैं, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि जो सुमित्रानंदन पंत पहाड़ों में बसे थे, उनके लिए ये सौंदर्य कितना अनुपम और अनोखा है। तो इसी सौंदर्य वर्णन को उन्होंने किया है पर्वत प्रदेश में पावस। जब पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में उन्होंने पर्वत प्रदेश का जो सौंदर्य देखा, उससे उसने उन्हें झकझोर कर रख दिया। तो यहाँ पर यही वर्णन किया गया है जिसे मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अनुच्छेद भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और बहुत सुंदर वर्णन जो कवि ने किया है उसको आपने भी अनुभूत किया होगा। मुख्यतः मैंने लगभग कठिन शब्दों को भी साथ में लिख दिया है। ऊंची ऊंची इच्छाओं वाले, आकांक्षाओं वाले वृक्षों का, तरवर का, सभी का वर्णन सुंदर किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से
आ गया होगा। तो आप इसको दोहराइए, जहाँ कहीं ना आए आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ स्क्रीनशॉट आप ले चुके होंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।